हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको के लिए लेकर आया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। जो ये ज्योमेट्री है ये आपकी फिफ्थ क्लास से शुरू हो जाती है। फिफ्थ से लेके 10th लेवल तक तो ज्योमेट्री पूरी रहती है, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। और खास और बिल्कुल ये जीरो से शुरू है। बिल्कुल कहते हैं जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहाँ से जीरो से शुरू है और ये लास्ट बियॉन्ड तक ये मैं इसको करवाऊंगा। दूसरी चीज़ इसमें खासियत ये है कि ये केवल स्कूल लेवल के बच्चों के लिए नहीं है, ये 6th क्लास से लेकर 6th 7th 8th 9th 10th सारी क्लासों में ये एप्लीकेबल होगी। सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे। दूसरा, कोई भी अगर जो इंसान अगर जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसके अंदर मैथ्स का पोर्शन आता है और ज्योमेट्री आती है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं रेखागणित। देखिए, पूरी ज्योमेट्री जो है मैंने एक ट्री के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। इस ज्योमेट्री के अंदर केवल ये एक 4 चीजें होती हैं। अगर जो आप इन 4 बॉक्सेस को समझ लेंगे तो पूरी ज्योमेट्री इसी के बेसिस पे है। देखिए, सबसे पहले हम जो छोटी क्लासेस में सीखते हैं 6th क्लास के अंदर 5th क्लास के अंदर, उसके अंदर आता है आपका पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है और प्लेन्स क्या होते हैं। इनके बेसिस पे ही चीजें चलती हैं। सेकंड आपका आता है सर्कल, सर्कल से रिलेटेड चीजें आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीगन, पॉलीगन के टाइप्स हम बताएंगे। पॉलीगन के पूरी 1 या 2 क्लासेस लगेंगी, पूरा पॉलीगन कवर करवाएंगे। उसके अंदर ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल सारी चीजें आएंगी। इसके बाद कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग और सिमिलैरिटी और समरूपता, ये भी चीजें हैं। ये भी आपकी 7th क्लास से शुरू हो जाती हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनकी डिटेल से पहले आज हम बात करेंगे केवल इस पोर्शन की, पॉइंट, लाइन्स एंड प्लेन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई एक पॉइंट बताइए क्या होता है, अब आपको अगर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट तो पॉइंट ही होता है। लेकिन अगर जो एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन की बात करी जाए, भाई आप एक पॉइंट किसे कहेंगे, तो देखो पॉइंट कुछ नहीं होता, केवल ये एक पोजीशन होती है किसी भी स्पेस में। कहीं पर भी आप एक पोजीशन को शो करते हैं। जैसे कहीं पे भी आप कोई किसी की चीज़ की पोजीशन शो करनी है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या दिया, अभी यहाँ पे 5 लिखा है तो मैंने यहाँ डॉट मार दिया। अब यहाँ पे ये मैंने जो पॉइंट मारा है ये मैंने किसी चीज़ की पोजीशन बताई है। इसके कोई साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है, साइज मैटर नहीं करता है। इसके अंदर केवल ये लोकेशन को शो करता है, कोई साइज मैटर नहीं करता। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये मार दिया तो मैंने ये बोल दिया ये ए डॉट है, यानी ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अगर जो आप इसको ऐसे डॉट मारते हो तो ये केवल आपकी क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। यानी ये है एक स्थिति जिसका कोई साइज नहीं होता, ये केवल एक स्थिति को शो करता है, स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। किसी साइज से इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब पॉइंट के बाद बात आती है तल की। तल के बाद हम बात करेंगे रेखाओं की। तो देखिए, तल क्या होता है, यानी प्लेन क्या होता है। प्लेन क्या होती है, ये एक फ्लैट सरफेस होती है। फ्लैट का मतलब एक समतल सतह होती है जिसको आप किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये चारों दिशा में आप इसको इस तरफ बढ़ा लीजिए, इस तरफ बढ़ा लीजिए, इस तरफ बढ़ा लीजिए, इस तरफ बढ़ा लीजिए। एक तरीके से अगर जो आप इसको बॉक्स में बंद कर दें, इसको आप किसी भी दिशा में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो सतह तैयार होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, यानी तल बोलते हैं। यानी एक समतल सतह जिसे चारों दिशाओं में आप फैला सकते हैं, उसको ही हम बोलते हैं प्लेन या तल। इसके बारे में हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि इसको ही कार्टेशियन प्लेन फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ये फॉर्म होती है। तो फिलहाल आप प्लेन के बारे में यह ध्यान रखेंगे कि ऐसी सरफेस जिसे आप कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सको, उसे प्लेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं लाइंस के बारे में। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अब बात करते हैं हम लाइंस की। देखिए, सारी रेखाओं के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात करते हैं हम लाइन की,
सिंगल लाइन। लाइन क्या होती है? which has no end points, यानी रेखा। रेखा क्या होती है? जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, यानी जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता उसको हम बोलते हैं लाइन। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपने ये एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे आपने ए पॉइंट दिए, यहाँ पे आपने बी पॉइंट दिया, ठीक है। आप देख रहे हो ए और बी, इसका मतलब आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? सिंगल ओनली लाइन बोलेंगे। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी। इसके तरफ दोनों तरफ आप एरो डाल देंगे इस तरीके से। इससे पहचान होती है। आप ए बी तो सब में लिख दोगे, लेकिन पहचान किससे पता लगेगी कि वो लाइन कह रहा है या और जो कुछ कह रहा है? अभी मैं एक बार पहले 3 डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको डिफरेंस बताऊंगा। जैसे लाइन हो गई, सेकंड है आपकी रे। रे क्या होती है? विच हैज वन एंड पॉइंट, यानी किरण। किरण क्या होती है आपकी? जिसका एक अंत बिंदु हो, यानी जिसका एक अंत बिंदु, उसको हम बोलते हैं रे। जैसे कि मान लीजिए आपने इसको इस तरफ बढ़ा दिया, ये ए पॉइंट है और ये बी है। आप इसको इस तरफ नहीं बढ़ा सकते, उस तरफ बढ़ा सकते हैं, यानी ये क्या होगा? ए से बी की तरफ बढ़ेगा, यानी इस तरफ नहीं बढ़ेगा क्योंकि ए टू बी, और एरो भी आपने इसी तरफ डाला है, तो इसको हम बोलेंगे रे। थर्ड है आपका सेगमेंट। which has 2 end points, यानी रेखाखंड। रेखाखंड क्या होते हैं? जिसके 2 अंत बिंदु, यानी एक सेगमेंट क्या होता है? जिसके 2 अंत बिंदु हो। जैसे कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ना तो आप इसको इधर एक्सटेंड कर सको ना उधर, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। अब देखिए एग्जाम में क्या होगा, देखिए मैंने तीनों तरफ ए बी लिखा है, लेकिन कई बार क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस छाटने में दिक्कत हो जाती है कि हम डिफरेंस कैसे करें। तो डिफरेंस इनकी ऊपर जो ये लाइन लगी हुई है, इससे पता लगता है। देखिए, अगर आपको दोनों तरफ एरोज के निशान बने मिल जाए, तो ये समझ लीजिएगा ये रेखा के बारे में बात कर रहा है, यानी लाइन के बारे में बात कर रहा है कि आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी, ठीक है। अगर जो रे के बारे में बात करेगा तो इसको इसकी तरफ एक तरफ एरो मिलेगा। एक तरफ एरो मिलने का मतलब आप इसको एक तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब ये ए से बी, इसका मतलब ये है कि ए फिक्स पॉइंट है, ए पर एंड हो चुका है, बी की तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर जो ये कहता बी टू ए, ठीक है, या हो सकता है इसको ऐसे रोटेट करवा देता, तो इसका मतलब है आपका ए इस तरफ है और बी को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। या आपको बी ए दिया गया हो तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे बी टू ए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एरो किस तरफ जा रहा है तो वो उसको वो एक्सटेंड होगा। जैसे ए की तरफ ये डॉट है तो इसका मतलब ए आपका एंड पॉइंट हो जाएगा, बी की तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड होता है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है विच हैज 2 एंड पॉइंट, जिसके 2 अंत बिंदु हो। यानी रेखाखंड क्या होता है? जिसके 2 अंत बिंदु हो उसको हम बोलते हैं रेखाखंड। यानी इसको ना तो आप इधर एक्सटेंड कर सको ना इधर एक्सटेंड कर सको, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें बोलते हैं भाई इतने नंबर इतने सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, यानी ड्रॉ द सेगमेंट ऑफ 7.5 या 7.6। तो वहां पे सेगमेंट बोला जाता है क्योंकि आप उसके एंड पॉइंट को फिक्स करना होता है, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब इसी में एक पॉइंट और निकल के आता है, पॉइंट से रिलेटेड बात है कि कोलिनियर पॉइंट्स।
कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? संरेखी बिंदु, हिंदी में इसको बोलते हैं संरेखी बिंदु। संरेखी बिंदु क्या होते हैं? इफ 3 or more points lie on a line, यदि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो, यदि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? संरेखी। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आपने ये एक लाइन खींची, हमने यहाँ पे इसके 3 पॉइंट्स ले लिए, बी और सी। देखिए ज़्यादातर तो हम 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, ताकि 3 पॉइंट अगर तो एक लाइन पर स्थित हो तो उसके बारे में बात करते हैं। मोर भी हो सकते हैं, आप कोई भी फिर उसके बाद 3 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर तो तीन पॉइंट अगर जो एक लाइन पर स्थित है, यानी 3 पॉइंट्स अगर जो एक रेखा पर स्थित है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? संरेखी बिंदु बोलते हैं। अगर जो 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर हो, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन भी हो जाती है कि अगर जो 3 बिंदु एक रेखा पर होंगे तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, क्योंकि ये कभी भी त्रिभुज बनाएंगे नहीं। और वो तो बात की बात है, अभी तो ये हो सकता है वीडियो छोटे बच्चे देख रहे हो या बड़े भी देख रहे हो या कॉम्पिटिशन लायक देख रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है अगर 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित हो। उसके बाद है नेक्स्ट है आपकी फिफ्थ पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट। पॉइंट्स असंरेखी बिंदु, संरेखी बिंदु। देखिए, इफ 3 or more points does not lie on a line, यदि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो। अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? असंरेखी बिंदु। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट यहाँ हो गया और ये सी पॉइंट यहाँ है। अब आप देख रहे हैं 2 पॉइंट तो लाइन पर है, लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है? लाइन पर नहीं आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका लाइंस के बारे में, पॉइंट के बारे में, प्लेन के बारे में। इतना ही इसका इंट्रोडक्शन था। थोड़ा लाइंस के थ्रू ही क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। तो अब थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, कोण के बारे में, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं कोण यानी एंगल फॉर्मेशन की बात। देखिए, एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए, आप किसी एक बिंदु का निर्धारण करेंगे, यानी एक पोजीशन शो करेंगे, ठीक है। ये आपका एंड पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये आपका एक स्थिति दे दी हमने। इसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ से एक रे ड्रॉ करी, इसको हम आर्म बोलते हैं, यानी भुजा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आर्म बोल देते हैं या साइड बोल देते हैं, ठीक है। इसी से जनरेट होते हुए आपने एक और रे ड्रॉ करी, ठीक है। ये भी आपकी क्या कहलाएगी? आर्म या साइड कहलाएगी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में भुजा बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट से ये दोनों रेज स्टार्ट हुई हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। अब इन दो किरणों के बीच में, जब ये दो किरणें एक बिंदु से स्टार्ट होते हैं, इनके बीच में जो ये चीज बनती है, इसी को हम बोलते हैं एंगल। यानी ये क्या बन गया? एंगल बना। इसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं,
ठीक है, इस तरीके से यानी एक एंगल फॉर्मेशन में दो साइड भुजाएं जुड़ती हैं, एक इसका वर्टेक्स हो गया। तो इस तरीके से एक एंगल का निर्माण होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, एंगल रीड करने में भी दिक्कत आती है। तो जैसे पहले मैं एंगल रीड करने की बताता हूँ। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैंने ये चीज ड्रॉ की, एंगल तो मैंने बता दिया किस तरीके से बना। अब मान लीजिए ये ए है, ये ओ है और ये आपका बी है। देखिए, अगर तो मैं पूछूं आप इस एंगल को कैसे रीड करेंगे, देखिए इसके तीन तरीके हैं। जिस चीज को आपको रीड करना है, ये बीच वाली टर्म है, यानी ये पॉइंट कहाँ पे है, ओ पर प्रेजेंट है। तो इसको आप कैसे रीड करेंगे, आप ऐसे करेंगे ए ओ बी, यानी जिसको रीड करना है उसको बीच में रखना है, यानी ए ओ बी। मुझे ये ओ वाला पढ़ना है तो इसको हम ये किसके बिटवीन आ रहा है, ए और बी के बीच में, ए ओ बी पढ़ सकते हैं। या यानी और इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो, अगर जो ए ओ बी पढ़ सकते हैं तो बी ओ ए भी तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप इसको बी ओ ए भी पढ़ सकते हैं। दो तरीके हो गए। एक और तरीका क्या है, इसको आप सिंगल, आप इसको ऐसे ओ भी पढ़ सकते हैं। तो यानी एक एंगल को रीड करने के यहाँ पे हमें कितने तरीके मिल गए, ध्यान रखिएगा। जिसको रीड करना होता है उसको बीच में रखा जाता है। तो ये ओ पॉइंट पर है, एंगल बन रहा है, तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे, ए ओ भी पढ़ सकते हैं, बी ओ ए पढ़ सकते हैं, या फिर ओ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई एंगल की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार। देखिए, पहला है आपका एक्यूट एंगल, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण। देखिए, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण हम बोलते हैं बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी 0 से 90 के बीच का कोण, यानी ना तो एग्जैक्ट 90 ना एग्जैक्ट 0। तो एक्यूट एंगल हम किसे बोलते हैं, जो 0 से 90 के बीच का कोण हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, यानी न्यून कोण बोलेंगे। आप इसके एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला 30 डिग्री, 50 डिग्री, 89 डिग्री, 79 डिग्री, 1 डिग्री, ये सारे एग्जांपल किसके हैं बेटा, एक्यूट एंगल के हैं। अब देखिए, अगर जो आप फिगर से पहचानना चाहो तो देखिए, कभी भी दो लाइनें जब आपस में मिलने की कोशिश कर रही हो, एक दूसरे की तरफ आ रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ये इसकी फॉर्मेशन है, अगर जो आप फिगर से पहचानना था, ये सारी फिगर से हैं। दो लाइनें जब एक दूसरे की तरफ मुड़ रही हो, यानी इस तरीके से झुक रही हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, दूसरी है, नेक्स्ट आपका है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, बिटवीन बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी 90 से 180 डिग्री के बीच का कोण। यानी जो 90 और 180 के बीच का कोण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 100 डिग्री, 110 डिग्री, 179 डिग्री, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर अगर जो आप रे फॉर्मेशन से देखना चाहो, बेशक एंगल ना लिखा हो, तो आप कैसे देखेंगे, जब लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हो, जैसे ये हो गई, ठीक है, और ये हो गई, जब एक लाइन एक दूसरे से लाइन दूर जा रही हो तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड है रिफ्लेक्स एंगल,
इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण के बारे में समझिए। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के बीच का कोण। 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया 250 डिग्री, 310 डिग्री, ये 215 डिग्री, ये सारे क्या हैं? आपके प्रतिवर्ती कोण के एग्जाम्पल्स है। तो हमने एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जान लिया है। देखिए फोर्थ आपका राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण। राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री, जो बिल्कुल ठीक 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। जैसे कि मान लीजिए इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है, ये आपका क्या शो करता है? राइट एंगल को। फिफ्थ आपका स्ट्रेट एंगल। एंगल इसको हिंदी में सरल कोण या रिजु कोण, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री, यानी ठीक 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रेट एंगल। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन आ रही है, इस लाइन पर अगर जो आपने कोई बिंदु लिया, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एक लाइन जो होती है वो हमेशा क्या बनाती है? स्ट्रेट एंगल बनाती है। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है जी। आपको अगर जो ये जानना हो कि शून्य कोण कैसे बनता है, जैसे कि शून्य कोण यानी जीरो एंगल। देखिए जीरो एंगल बनने का क्या होता है? जीरो एंगल कब बनेगा? जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया कि ये आपकी एक लाइन है। जीरो एंगल बनने के लिए क्या होता है? जिस दिशा में आप जा रहे हो, ठीक है, जैसे कोई जिस डायरेक्शन में आपने इनिशियल पॉइंट खींचा है उसी के ऊपर कोइंसाइड होती हुई दूसरी लाइन भी जा रही है, तो उस समय एंगल जो बनता है उसका 0 डिग्री का एंगल बनता है। यानी इस केस में क्या होगा? 0 डिग्री एंगल बनेगा। यानी अगर जो पहले एक सड़क पर आप चल रहे हो, पहले से ही सड़क जा रहे थे, उसी के ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो जिस डायरेक्शन में सड़क जा रही है यानी रोड जा रहा है, तो इस समय आपके बीच का एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। लेकिन मान लीजिए आपको जाना इस तरफ था लेकिन आप जा इस तरफ रहे हो, तो इस समय हम कहेंगे आपके बीच का एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 180 का, ठीक है। तो ये आपके 6 एंगल हो गए। इसमें आपको एक पॉइंट और बता देता हूं कि जैसे एक जो बिंदु बनता है ना, एक पॉइंट जो बनता है, यानी जो ये पॉइंट है यानी ये बिंदु है, ये भी आपका इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि इस पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे, कितने भी एंगल बन जाए, इनका सम क्या होता है? 360 होता है। तो नोट पॉइंट में इस पॉइंट को डाल लेंगे कि द सम ऑफ एंगल्स on the sum of angles formed at a point is 360 डिग्री। यानी एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है जी, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए
अब आपको इसके अंदर हम बात करते हैं अन्य कोणों के प्रकार। अदर टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए, मान लीजिए ये एक लाइन कट कर रही है, ठीक है, ये दो लाइन कट कर रही है, ये L है और ये M है। ये चीज ध्यान रखिएगा, L जो है यहाँ M के पैरेलल है, यानी ये L जो है M के समांतर है। इन लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल, यानी हिंदी में बोलते हैं समांतर। और देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं समझ में आता, पैरेलल का मतलब समझिएगा, अगर आपका डिस्टेंस दो रेखाओं के बीच, दो लाइनों के बीच अगर जो डिस्टेंस हर जगह क्या हो, समान हो, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ हो उतना ही यहाँ हो, तो उनके बीच के डिस्टेंस को क्या जब समान हो तो रेखाएं क्या कहलाती हैं, पैरेलल है। और जो ये तिरछी लाइन मारी गई है, ये जो तिरछी लाइन है दैट इज, जिसको हम P से डिनोट कर देते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बोलते हैं हिंदी में त्रियक रेखा। तिरछी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो दो पैरेलल लाइन खींची गई है, इनके अंदर कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, इसके बाद में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 2 5 6 7 7 8। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम एंगल फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये मैं यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे अदर क्वेश्चंस लगेंगे वहां पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीजें सेट होती जाएंगी। जैसे कि पहला एंगल हम यहाँ पे पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर जो हम यहाँ पे छाटना चाहें कौन कौन से होंगे, देखिए वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, जैसे ऐसे क्रॉस, जैसे 1 के अपोजिट क्या है, 3 है, तो 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, 3rd है, ऐसे ही 5 के अपोजिट क्या है आपका, 7 है, और 6 के अपोजिट क्या है, 8 है। तो ये चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर जो एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तो उसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में बोलते हैं हम संगत कोण। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया संगत कोण। देखिए संगत कोण क्या होता है, जैसे कि एक ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के लाइन के इस तरफ एक एंगल अगर जो आप आउटसाइड का ले रहे हो तो एक ही इनसाइड का, यानी 2 = 2 हो जाएगा आपका 6 सेकंड, यानी 2 6 के इक्वल है, तो 3 अगर जो आप अंदर का लेंगे तो 7 बाहर का, एक ही तरफ के होने चाहिए, 3 = हो गया 7, यानी एक ही तरफ, एक तरफ 3 बराबर 7। ऐसे ही 1 बराबर किसके हो गया आपका, 5 के, और 4 हो गया आपका 4 बराबर किसके हो गया, 8 के, ठीक है, 4 बराबर 8 के। तो ये हो गया आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 3rd आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण। देखिए अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, जैसे ये लाइन जा रही है पैरेलल्स, इसको ये ट्रांसफर कट कर दिया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है एक इस तरफ एक इस तरफ, यानी अपोजिट, यानी 4 = किसके है आपका 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दूसरा इस तरफ का 3rd एंगल इसकी तरफ के 5 एंगल के इक्वल होगा, यानी 3rd = हो गया आपका
5। ठीक है, 3 एंगल्स फॉर्मेशन तो ये हो गई, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। इन सब का एंगल का बहुत ज्यादा जिक्र होता है जब भी आपके लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन में एक पॉइंट और आता है, क्या होता है वो, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे ये तिर्यक रेखा है, इसके अंदर इनसाइड तरफ यानी अंदर की तरफ एक ही तरफ यानी एक ही तरफ, या तो इस तरफ या इस तरफ, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। जैसे कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 को आप ऐड करेंगे तो इसका सम कितना होगा 180, या आप 4 प्लस 5 को भी ऐड करेंगे कितना आपका आएगा सम 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। एक फिफ्थ पॉइंट आता है आपका जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे हम रैखिक युग्म। देखिए इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, रैखिक युग्म के अंदर क्या होता है, जब एक लाइन कट करती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर तो आप इसको लाइन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ये पेयर आपका है 180 बनेगा। अगर तो मान लीजिए आप इस लाइन को कंसीडर करोगे कि भाई मैं तो इसको लाइन ले रहा हूँ, तो आप कहोगे ये दोनों 180 बना रहे हैं, तो अगर ये 180 बना रहे लाइन तो मैं इस तरफ से तो कंसीडर कर सकता हूँ, तो ये भी 180 हो सकता है। इसी तरीके से अगर जो ये लाइन जा रही है तो नीचे की तरफ से भी तो 180 हो सकता है। यानी जब एक लाइन, दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो 4 तरीके से लीनियर पेयर बन सकते हैं। कैसे, जैसे ये लाइन सीधे जा रही है तो 1 + 2 भी हो सकता है आपका 180 डिग्री हो, 1 + 2 = 180 हो सकता है। दूसरा ऐसे 3 + 4 भी हो सकता है। इसी तरीके से आपका 1 + 4 भी 180 हो सकता है। और चौथा आपका क्या हो सकता है, 2 + 3 भी क्या हो सकता है आपका 180 डिग्री हो सकता है। आज क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया, बेसिक जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट है उसके अंदर फर्स्ट जो ट्री के अंदर हमने इंफॉर्मेशन बना के बताई है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। लाइंस पढ़ ली, लाइन से रिलेटेड एंगल्स पढ़ लिए, एंगल्स के टाइप पढ़ लिए। जब हम नेक्स्ट वीडियो में की बात करेंगे उसके अंदर हम पॉलीगन्स पहले पढ़ेंगे, सर्कल बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पॉलीगन्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।